डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के चैप्टर में मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स, इनको लागत के मूल तत्व माना जाता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल के बारे में। श्रमिक को जो आप भुगतान करते हैं, उनको श्रम लागत का जो पेमेंट करते हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और उसके बारे में क्या मेथड्स हैं और किस तरह से उनको कंट्रोल करने की रीतियां या तरीके हैं, उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं श्रम लागत जो होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है लागत का। कई सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पर श्रमिकों को दे पारिश्रमिक मूल लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि श्रमिकों पर आप जो व्यय करते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसे बाकी भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जानते हैं प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स का हिस्सा बनते हैं। तो श्रम लागत को प्रत्यक्ष श्रम लागत और अप्रत्यक्ष श्रम लागत में बांटा जा सकता है। तो उनको किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं, ये किसी भी व्यवसायी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर श्रमिकों की लागत पर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, मीन्स अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो श्रमिकों के बारे में उनको हम मजदूरी देते हैं, विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस देते हैं, पीएफ या उनके इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर को पैसा जमा करना पड़ता है। श्रमिकों को बहुत सारी सुविधाएं आपको देनी पड़ती हैं, चाहे वो रेजिडेंस की हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, बच्चों के एजुकेशन या ट्रेनिंग पर व्यय करना पड़ता है। और उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कई सारे इंसेंटिव प्लान्स आपको इंट्रोड्यूस करने होते हैं, बोनस वगैरह आप देते हैं। तो किसी भी व्यवसायी के लिए बहुत आवश्यक है कि श्रमिकों पर होने वाले व्यय को कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारी कुल लागत को आप कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट कंपटीशन का है, जहां आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके ही मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल एक बहुत मेजर इशू होता है किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए, लागत को कंट्रोल करने के लिए। तो लागत जो श्रमिकों पर आप करते हैं उसको कंट्रोल करने में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। श्रमिकों के आवागमन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है एक निश्चित अवधि में स्वयं कारखाना छोड़कर जाने वाले या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त कर दिए जाने के कारण श्रमिकों की संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम श्रम निकासी दर कहते हैं। चाहे खुद छोड़ के चले जाएं या एम्प्लॉयर ने उनको निकाल दिया है, तो वो लेबर टर्नओवर कहलाता है। या और शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो श्रमिकों की जो परिवर्तन की दर होती है वो श्रम निकासी दर कहलाती है। श्रम निकासी दर अगर संस्था में बहुत ज़्यादा है तो उसका किसी भी संस्था पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो भी आप श्रमिक अपॉइंट करते हैं उनको हमें अपने बिजनेस के हिसाब से ट्रेंड करना पड़ता है, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह पे जो खर्चा होता है और वो छोड़ के चले जाएं तो संस्था के लिए अनुपयोगी व्यय माना जाता है। संस्था को उससे कोई रिटर्न नहीं मिल पाता है। मुख्यतः लेबर टर्नओवर या श्रमिकों को किसी भी संस्था को छोड़ के जाने के जो कारण होते हैं वो
इस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। श्रमिकों से संबंधित कारण, श्रमिकों से संबंधित कारण में आप कह सकते हैं कि अगर श्रमिक अकुशल है, कारखाना के नियमों को नहीं मानता है, अनुशासनहीनता करता है, तो जिसके कारण नियोक्ता श्रमिकों को निकाल देते हैं, तो उसके लिए श्रमिक को ही दोषी माना जाएगा। इसी तरह से कुछ श्रमिक एक कारखाने में अधिक समय तक कार्य करना पसंद न करें, परिवर्तन पसंद जिनका स्वभाव हो, खुद ही संस्था छोड़ के चले जाएं, तो इस तरह के जो कारण होते हैं वो श्रमिकों से संबंधित कारण माने जाते हैं संस्था को छोड़ने के। कुछ कारण होते हैं नियोक्ता से संबंधित। नियोक्ता से संबंधित का मतलब नियोक्ता जो पेमेंट कर रहा है वो कम रेट से करता है, वातावरण अस्वस्थ है वहाँ पे, और स्पेशलाइजेशन के आधार पे कार्य का विभाजन नहीं किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रमोशंस हैं वो प्रॉपर ढंग से नहीं किए जाते हैं, या एम्प्लॉयर का जो बिहेवियर है वर्कर्स के प्रति वो प्रॉपर नहीं है, तो इस कारण भी बहुत सारे वर्कर फैक्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं, तो जिनके लिए आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर ही रेस्पॉन्सिबल है। कुछ आकस्मिक कारण होते हैं, किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाए, या कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, अनुपस्थित है, तो उनकी जगह नए श्रमिकों को नियुक्त करना स्वाभाविक है। या कोई महिला श्रमिक है, उसका विवाह हो गया, पति का निवास स्थान कहीं और है, तो उसको स्वाभाविक रूप से छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह के भी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर सीजनल काम होता है, तो जिस सीज़न में ज़रूरत होती है उस सीज़न में हम उनको अपॉइंट कर लेते हैं और इसके बाद फिर उनको रिलीव कर देते हैं और नेक्स्ट सीज़न में फिर नए सिरे से नियुक्तियां की जाती हैं। तो इस तरह से श्रमिकों के आवागमन की स्थिति बनी रहती है किसी भी संस्था में, लेकिन उच्च निकासी से संस्था की उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि नए श्रमिकों की कार्यकुशलता कम होती है, उनको ट्रेनिंग पर देने पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और कम होने से आप बाकी संस्थाओं को compete कर पाएँ उसमें आपको समस्या आ सकती है। तो लेबर टर्नओवर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो कुछ एक इसके ये कारण थे जिन कारणों की वजह से श्रमिकों को संस्था छोड़ के जाना पड़ता है, या कुछ कारणों की वजह से श्रमिकों को संस्था से बाहर निकालना पड़ता है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं कि जो लेबर टर्नओवर है उसका मेजरमेंट किस तरह से किया जाए, क्योंकि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पार्ट पे ही फोकस करना है, तो लेबर के टर्नओवर के मेजरमेंट के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। पहली विधि कहलाती है पृथक्कीकरण दर रीति, सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड का मतलब किसी संस्था में जो श्रमिक नियुक्त हैं उनकी हम संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उस कार्य अवधि के प्रारंभ और अंत में जो श्रमिक हैं उनको जोड़ के 2 का भाग लगा के उनका एवरेज ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात उस अवधि में कुल पृथक हुए या पृथक किए गए श्रमिकों की संख्या में भाग दे दिया जाता है। आप यूँ फार्मूले में से समझ सकते हैं, फार्मूला है अपना नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। किसी विशेष अवधि के दौरान संस्था छोड़कर गए या संस्था से निकाले गए श्रमिकों की संख्या कितनी है उसका टोटल कर लूँगा और डिवाइड करूँगा उसको एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। उस अवधि में नियुक्त श्रमिकों के औसत संख्या से भाग लगाऊंगा और 100 से मल्टीप्लाई करके रेट निकाल लूँगा। एवरेज का मतलब ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, उस अवधि के प्रारंभ में वर्कर्स की संख्या कितनी थी, प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, उस अवधि के एंड में
वर्कर्स की संख्या कितनी थी, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया तो औसत आ गया। तो किसी अवधि विशेष में संस्था से पृथक किए गए या स्वयं पृथक हुए श्रमिकों की संख्या को जोड़ के एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड का भाग लगा के परसेंटेज निकाल लूँगा, वो कहलाती है सेपरेशन रेट। सेपरेशन रेट जितनी ज़्यादा होगी वो संस्था के लिए उतना ही निगेटिव माना जाएगा, क्योंकि संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी इनसे प्रभावित होती है, कम होती है। दूसरा मेथड होता है हमारा रिप्लेसमेंट रेट मेथड। प्रतिस्थापन दर को दूसरा भी एक नाम आप देते हैं विशुद्ध श्रम निकासी दर, नेट लेबर टर्नओवर रेट। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्व वर्णित आधार पर किसी अवधि विशेष में श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात कर लेंगे। तत्पश्चात अवधि में प्रतिस्थापित श्रमिकों की संख्या ज्ञात की जाती है और श्रमिकों की औसत संख्या से हम भाग लगा देंगे, जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब जो छोड़ के गए हैं उनकी जगह नए श्रमिकों को अपॉइंट किया है। तो फार्मूला हमारा क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। कितने नए श्रमिकों को आपने रिप्लेस कर दिया, छोड़ के गए, उनकी जगह कितने नए लोगों की भर्ती कर लिए। तो रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड कर दूंगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज का मतलब जैसा कि सेपरेशन रेट में था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स को जोड़ के 2 का भाग लगा दूंगा। तो किसी अवधि विशेष में छोड़कर गए श्रमिकों के स्थान पर नए श्रमिक कितने आपने नियुक्त किए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड को औसत श्रमिकों की संख्या का भाग लगा के परसेंटेज निकाल लूँगा और वो कहलाती है रिप्लेसमेंट रेट ऑफ लेबर। नोट आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस से आशय हटाए गए श्रमिकों के स्थान पर नियुक्त होने वाले नए श्रमिकों से है। जिनको आप खुद छोड़ के चले गए या जिनको आपने हटा दिया, उनके स्थान पर कितनी नई भर्ती की है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्लान है, जो हमारा स्कीम है, उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर आपने अपनी स्कीम को बढ़ाया है और इस वजह से नई भर्ती करनी पड़ रही है, तो उन लेबर्स को सेपरेशन रेट में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो एक्सटेंशन ऑफ वर्क की वजह से अपॉइंट हो रहे हैं। छोड़कर गए श्रमिकों के स्थान पर उनकी भर्ती नहीं हो रही है। तो पहला मेथड था सेपरेशन रेट मेथड, सेकेंड वन रिप्लेसमेंट मेथड, एंड थर्ड इज फ्लक्स रेट मेथड। फ्लक्स रेट मेथड इसके अंतर्गत पृथक हुए अथवा पृथक किए गए, मतलब छोड़ कर गए या जिनको बाहर निकाल दिया गया, उन श्रमिकों की संख्या एवं रिप्लेस श्रमिकों की संख्या के योग के आधार पर श्रम निकासी दर की गणना की जाती है। फार्मूले में जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, कितने आदमी छोड़ के गए या जिनको निकाल दिया गया, सेपरेट हुए, प्लस कीजिए उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, कितनी नई भर्ती कर ली। जो छोड़ के गए या जिनको मैंने निकाल दिया, उन दोनों की संख्या प्लस कीजिए जितनी नई भर्ती की है इनके स्थान पर, और डिवाइड कर दीजिएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड। ओपनिंग और क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा। फ्लक्स रेट कहलाती है वो। अल्टरनेटिवली फ्लक्स रेट इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जो पहले 2 रेट आपने निकाली हैं, कौन सी, सेपरेशन रेट एंड रिप्लेसमेंट रेट, दोनों का जो टोटल होता है वो फ्लक्स रेट कहलाता है।
तो इस तरह से लेबर्स की आवाजाही जो टर्नओवर होता है उसको आप कहते हैं लेबर टर्नओवर। उसके मेज़रमेंट का तरीका क्या होता है, उसके 3 तरीके हमने देखे। रिप्लेसमेंट मेथड होता है, सेपरेशन रेट मेथड होता है और एक होता है फ्लक्स रेट मेथड। कुल मिलाकर के टर्नओवर लेबर्स का जहाँ मिनिमम होगा वो उस संस्था के लिए बेनिफिशियल होता है, उसके हित में होता है। लेबर की कॉस्ट को जब आप कंसीडर करते हैं तो कई बार लेबर के बारे में आइडल टाइम, कार्यहीन समय होता है। कार्यहीन समय का मतलब जब हम टाइम के बेस पर समयानुसार मजदूरी का भुगतान करते हैं तो उत्पादन समय कम होता है और पारिश्रमिक जो जिस पीरियड का पेमेंट करते हैं वो ज़्यादा होता है। काम तो उसने किया है एक्चुअली 6 घंटे, लेकिन भुगतान करना पड़ रहा है 8 घंटे का। तो जो डिफरेंस है वो कहलाता है आइडल टाइम, कार्यहीन समय। कार्यहीन समय जो होता है वो 2 तरह का होता है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब ऐसा समय जिसका घटित होना स्वाभाविक है। कोई भी मैनेजमेंट किसी भी तरह की टेक्निक का उपयोग कर ले, लेकिन वो टाइम वेस्ट होगा ही होगा। जैसे कर्मचारी को अगर छुट्टी मिलती है तो वो अपनी छुट्टी लेगा ही लेगा। छुट्टी ली उसने, आज काम कोई नहीं किया, लेकिन उसका चूंकि मंथली पेमेंट होता है तो उसका पेमेंट तो आज का भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऑफिस टाइम में लंच या रिफ्रेशमेंट आवर्स होते हैं, या कभी भी आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय जब एंटर करता है फैक्ट्री या वर्कशॉप में कहीं पर, तो वहाँ पे पंचिंग कार्ड होता है, गेट पे उसने कार्ड अपना पंच किया तो उसकी एंट्री होगी कि वो इस समय एंटर हो गया, लेकिन अपने कार्यस्थल तक पहुँचने में उसको समय लगेगा। या एक उपकार्य से अन्य उपकार्य, एक काम कर रहा था जॉब का, अब दूसरा जॉब का काम करेगा, तो हो सकता है इक्विपमेंट्स को उस तरह से सेट करना पड़े, तो उसमें भी टाइम लॉस होगा, लेकिन उसको पेमेंट तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह के जो वेस्टेज हैं टाइम का, जिसको आप नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं, इसे कम तो आप कर सकते हैं परंतु समाप्त नहीं किया जाता है और ये लागत का ही हिस्सा माना जाता है। एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप या प्राकृतिक कोई आपदा आ गई जिससे काम नहीं हो पा रहा है, या मटेरियल नहीं है, पावर फेल्योर हो गया है, तो इस कारण से अगर आपका कार्य प्रभावित होता है तो वो कहलाता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, असामान्य कार्यहीन समय। और असामान्य कार्यहीन समय को लागत में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि विक्रय मूल्य निर्धारण में इन्हें शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने शामिल किया तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, नतीजा ये होगा कि आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा फिक्स होगी और मार्केट में आप compete नहीं कर पाएंगे। तो इनको हम कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते हैं। ये जो भी अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, इसकी कॉस्ट को हम असाधारण कार्यहीन समय की लागत को जो होती है उसको कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट में हम उसको शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको शामिल करते ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर कॉम्पिटिटिव यूनिट्स की तुलना में बढ़ जाएगी, तो मार्केट में सरवाइव करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आज का जो ये लेक्चर था अपना लेबर कॉस्ट कंट्रोल का, कि श्रम लागत किसी भी उत्पादक संस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, तो श्रमिकों की लागत को किस तरह से कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। मेजर फैक्टर उसमें ये होता है कि लेबर्स का जो टर्नओवर होता है, उनकी आवाजाही होती है, जिससे संस्था की उत्पादन क्षमता
और लागत भी प्रभावित होती है, तो इसको संस्था को फोकस करके कंट्रोल करना चाहिए। उनका अकाउंटिंग में हम मेज़रमेंट किस तरह से करते हैं, साथ ही जो आइडल टाइम है, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल आइडल टाइम, उसको हम अपनी अकाउंटिंग में किस तरह से शो करते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों से ब्रीफ में डिस्कशन किया। इस जो आज का डिस्कशन था, इसका जो भी थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट बनेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।